हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर। आज के इस टॉपिक में हम लोग शुरू कर रहे हैं धातु और अधातु। देखिए, जितने भी पदार्थ इस दुनिया में हैं उनका हम वर्गीकरण अलग अलग तरीके से विषय के आधार पर कर सकते हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था, पदार्थों को हम सामान्यतः उसकी अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। इसी प्रकार यहाँ रसायन विज्ञान में हम पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से धातु तथा अधातु। हालांकि इस चैप्टर में धातु और अधातु के अलावा उपधातु तथा मिश्र धातु के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्याय में जो फोकस किया गया है मुख्य रूप से 2 बातों को फोकस किया गया है, धातु और अधातु। तो यहाँ धातुओं को सामान्यतः आप जानते होंगे ऐसे ठोस पदार्थ, हालांकि सभी धातुएं ठोस नहीं होती, अपवाद स्वरूप पारा द्रव होता है, लेकिन सामान्यतः सभी ठोस पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं और पीटने पर आवाज करते हैं, उन्हें हम धातु कह सकते हैं। इसके विपरीत जो ऊष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं, अपेक्षाकृत कम चमकदार होते हैं, पीटने पर पर्याप्त आवाज नहीं करते और कठोर भी नहीं होते, उनकी अवस्थाएं द्रव, ठोस या गैसें हो सकती हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। ये बात रही एक सामान्य बात। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से तो परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। इस परिभाषा को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप परमाणु की संरचना को जान लें। परमाणु की संरचना के बारे में आप विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। कक्षा 9 में चैप्टर था परमाणु संरचना, वहां आपने सब कुछ पढ़ लिया है। फिर भी एक बार कुछ मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर आप देख लीजिए। देखिए, कोई भी परमाणु हो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। परमाणु के ठीक केंद्रीय भाग में बहुत ठोस एक भाग होता है जो कठोर होता है, जिसे हम कहते हैं परमाणु का नाभिक। इसी नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। इन कक्षाओं को हमने क्रमशः K, L, M आदि नामों से वहां दर्शाया था। यानी जो नाभिक के सबसे संयुक्त कक्षा है उसे हम कहते हैं K, उसके बाद L, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। जो वितरण होता है कक्षाओं में बोर और बरी के नियम के अनुसार वो होता है 2n² सूत्र से। यानी कक्षा जो पहली होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 32, इसी प्रकार हम आगे जाते हैं। एक और यहाँ नियम है कि जो भी सबसे अंतिम कक्षा होगी, सबसे आखिरी कोष होगा, सबसे अंतिम एनर्जी लेवल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन है वो अधिक से अधिक 8 हो सकते हैं और कम से कम 1। यानी किसी भी परमाणु की सबसे आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है वो 1 से लेकर के 8 तक कुछ भी हो सकती है। हालांकि यह संख्या अलग अलग या तत्वों के लिए निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि एक तत्व में ही इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। किसी एक तत्व की आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निश्चित होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन 1 और 8 के बीच ही कुछ भी होंगे। देखिए, यहां मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जाम्पल। ये कोई सोडियम का परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। अगर हम 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो ये कक्षा जो पहली है K कोष, उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 बचेगा। हालांकि तीसरी में 2, 8, 18 के अनुसार 18 होने चाहिए थे, लेकिन बचता केवल 1 ही है। तो इस प्रकार सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1, यानी 2, 8, 1। तो सबसे आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 बचता है। इसी प्रकार देखिए आप, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो वितरण होता है 2, 6। क्लोरीन के लिए होता है परमाणु क्रमांक 17 और वितरण होता है इलेक्ट्रॉनों का 2, 8, 7। इसी प्रकार आप किसी भी तत्व के लिए देख लीजिए, जो अंतिम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 7 तक होते हैं। कुछ निष्क्रिय गैसें हैं जिन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उनकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। यानी
उसमें अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है, उत्कृष्ट मतलब भरी होती है कक्षा पूरी। तो जो भी तत्व हैं जिनकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है, वो भी प्रयास करते हैं कि उनकी भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी प्रकार से 8 हो जाए। और अंतिम कक्षा को पूरा करने के लिए यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए वे तत्व अपनी कक्षा आखिरी में या तो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेते हैं या बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को किसी अन्य तत्व को दे देते हैं। तो इस प्रकार जितने भी तत्व हैं वे सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं अंतिम कक्षा से या इलेक्ट्रॉन लेते हैं अंतिम कक्षा के लिए, जिससे कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, अंतिम कक्षा का कोरम पूरा हो जाए और उनका अष्टक पूरा हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, यानी अपनी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को 8 करने के लिए वे बाहरी कक्षा से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे सोडियम है, आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2, 8, 1। यदि ये अपने आखिरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है तो इसका जो विन्यास है वो बचेगा 2, 8। तो इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने से इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो जाएगा। यानी इसकी अंतिम कक्षा अब दूसरी कक्षा बचेगी, एल कोष इसका अंतिम कोष होगा और इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। इस प्रकार इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसके फलस्वरूप इसका परमाणु का आयन बन जाता है, यानी Na जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात Na+ यानी सोडियम आयन में बदल जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8, 2। ये परमाणु भी अपनी आखिरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तब इसके पास केवल 3 कक्षाएं बचती हैं K, L, M, और तब इसकी तीसरी यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। अब इसका जो विन्यास है वो हो जाता है 2, 8, 8। इस प्रकार अब वो कैल्शियम का भी अष्टक पूरा हो चुका है और अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ कैल्शियम ने अपनी आखिरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और त्यागने के पश्चात कैल्शियम परमाणु कैल्शियम आयन में बदल जाता है कुछ इस प्रकार से Ca बराबर Ca++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके विपरीत आप देखिए इसी प्रकार अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सामान्यतः होता है 2, 8, 7, यानी इसके भी तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। अगर कहीं से ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लेता है तब अंतिम कक्षा में 7 के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है और अब इसका विन्यास हो जाता है 2, 8, 8। इस प्रकार क्लोरीन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात अपना अष्टक पूरा कर लेता है और ऋणायन में बदल जाता है, तब ये बन जाता है Cl = Cl- 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो सभी तत्व अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायी विन्यास पूरा करने के लिए, या कहिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर हम तत्वों को धातु या अधातु की कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हमने तत्वों को धातु तथा अधातु में बांटा है। देखिए अब हम बात करते हैं धातु की। तो जितने भी तत्व हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें जितने तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं वे सभी धातु कहलाते हैं। अर्थात ऐसे तत्व जो अपनी आखिरी कक्षा से 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, उन तत्वों को हम धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी इत्यादि। इसके विपरीत वे सभी पदार्थ
जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए या स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए या अपनी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन तत्वों को हम अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि। तो जो हमारे पास अब तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं रसायन विज्ञान में, उनमें अधिकांश तत्व प्राकृतिक तत्व हैं, कुछ तत्व वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। इन सभी तत्वों में लगभग 84 तत्व ऐसे हैं जो धातु हैं, यानी कुल ज्ञात तत्वों में करीब 70% तत्व जो हैं वो हमारे धातु हैं और शेष लगभग 30%। चलिए बात करते हैं उपधातु की। देखिए अब तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं। इन तत्वों में 8 तत्व ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से न तो धातुओं से समानता रखते हैं और न ही अधातुओं से समानता रखते हैं, अर्थात इनके गुण कुछ धातुओं की तरह होते हैं और कुछ अधातुओं की तरह होते हैं। इन तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। जैसे कार्बन होता है, जब कार्बन हीरे के रूप में होता है तो वह बिल्कुल अधातु की भांति व्यवहार करता है। इसके अलावा कार्बन का ही एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट। हम जिस पेंसिल से लिखते हैं उस पेंसिल में बीच में काले रंग का जो पदार्थ होता है वह ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट पूर्ण रूप से विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसी प्रकार अन्य तत्व हैं जो कहीं कहीं धातुओं की भांति व्यवहार करते हैं और कहीं कहीं अधातुओं की भांति व्यवहार करते हैं। इन तत्वों को हम उपधातु कहते हैं और ये कुल 8 तत्व हैं। ये 8 तत्व हमारी आवर्त सारणी के चौथे समूह में होते हैं। आवर्त सारणी के विषय में अगले अध्याय को जो हम शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आदि ये कुल 8 तत्व हैं जो उपधातु की श्रेणी में रखे गए हैं। चलिए अंत में चलते हैं मिश्र धातु की ओर। देखिए जब किसी एक धातु के साथ किसी दूसरी धातु या अधातु को मिलाया जाता है तो हमें एक नई धातु प्राप्त होती है। उस धातु को हम मिश्र धातु या अलॉय कहते हैं। तो मिश्र धातु एक धातु और दूसरी अधातु या धातु से मिलाकर बनाई जाती है। जैसे पीतल होता है, पीतल मूल रूप से कोई धातु नहीं है, एक मिश्र धातु है। जस्ता और तांबा मिलाने पर हमें पीतल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कांसा होता है, कांसा भी एक मिश्र धातु है। ये थी वीडियो केवल धातु और अधातु के बारे में। विस्तार से अगली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणों का। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आपको लगातार इसी प्रकार वीडियो मिलती रहे।